डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कृतिका स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। और इस चैप्टर का पूरा जो नेम है या टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसको लिखा है अनीस जंग ने। एक ऐसी लेखिका है भारत की इंडियन राइटर हैं और इनकी हायर एजुकेशन यूएसए में कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इसकी टाइटल को लेकर के कि क्यों इस चैप्टर का नाम जो है लॉस्ट स्प्रिंग रखा है, इसके पीछे की जस्टिफिकेशन क्या है, टाइटल ऐसा रखने का मकसद क्या है राइटर का। तो यहाँ पे लॉस्ट का मतलब हो गया कि मीन खोया हुआ, स्प्रिंग का मतलब होता है क्या, वसंत। तो जो जीवन का बसंत होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा बचपना होता है। और हर एक इंसान का जो बचपना है वह उसका जो गोल्डन टाइम होता है। इसलिए यहाँ पर जो राइटर इसको स्प्रिंग करके एज ए मेटाफर यूज कर रही हैं। तो लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि यह चैप्टर बाल मजदूरी पर डिपेंड है और बाल मजदूरी पर आधारित यह चैप्टर है। और उन बच्चों का जो बच्चे ऐसे रेस्टोरेंट से लेकर के ऐसे बहुत सारे जगहों पर जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, होटलों में, रेस्टोरेंट में और भी जगहों पर जो है उनका शोषण किया जाता है, उसी पैथेटिक कंडीशन को दर्शाती हुई, उनकी मेजरेबल कंडीशन को दर्शाती हुई यह जो कहानी है जिसको लिखा है अनीस जंग ने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइटर के बारे में और फिर उसके बाद से हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीस जंग 1964 में राइटर जो है पैदा होती हैं। कहाँ पे? राउरकेला में जो है। राउरकेला जो है आपका साउथ इंडिया यानी कि उड़ीसा आई थिंक या छत्तीसगढ़ का एक जो मेन सिटी है, राउरकेला में पैदा हुई थी। स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। उसके बाद से अपना बचपना और एडोलसेंस किशोरा अवस्था वह हैदराबाद में बिताती हैं। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और अपना एजुकेशन भी वो हैदराबाद में ही प्राप्त करती हैं एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फर्दर हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका चली जाती हैं। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, हर पेरेंट्स और बोथ राइटर्स, उनके जो माता पिता होते हैं वो दोनों ही राइटर्स होते हैं, दोनों ही लेखक, यानी कि जो लेखनी का काम है वह उनको विरासत में मिलता है। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग ने अपना जो कैरियर था वह भारत में एक लेखक के रूप में, लेखिका के रूप में उन्होंने शुरू किया था। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर न्यूज़पेपर। तो वह एक संपादिका रही हैं, यानी संपादक रही हैं एक न्यूज़पेपर का। और कॉलमनिस्ट का मतलब होता है स्तंभकार। जो स्तंभ मीन्स कह सकते हैं बड़े बड़े जो एडिटोरियल पेजेस वगैरह भी लिखते हैं उनको कॉलमनिस्ट कहते हैं, स्तंभकार कहते हैं। वो न्यूज़पेपर के कॉलमनिस्ट और एडिटर रह चुके हैं। और कैसे न्यूज़पेपर? तो इंडियन न्यूज़पेपर और एब्रॉड यानी ओवरसीज न्यूज़पेपर, विदेशी अखबारों और भारतीय अखबारों की, यानी कि वो संपादक और स्तंभकार रह चुकी हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसके साथ साथ उसने कई सारी किताबें भी लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट, और एक्सेप्ट मतलब होता है यह भाग, उद्धृत होना। यह जो निम्न हमारा लेखन पाठ है वह उनकी किताब से ली गई है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग और खोए हुए बचपन की कहानियाँ से लिया गया है। ये उनकी किताब का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और उसी का एक्सट्रैक्ट भी जो है यहाँ पे मीन्स एज इट इज टाइटल के रूप में रख दिया गया है, लेकिन पूरी स्टोरीज इसमें नहीं है, सिर्फ दो ही स्टोरी इसमें शामिल होती है। एक तो स्टोरी है उस साहब जो वह रिफ्यूजी चाइल्ड होता है, जो बांग्लादेश से आए हुए जो रिफ्यूजीज होते हैं उनका बच्चा होता है, और उसके साथ साथ और भी जो बच्चे होते हैं उनकी कहानी। उसके साथ साथ जो फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स होते हैं, चूड़ी बनाने वाले होते हैं, उनकी जो पैथेटिक कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन है, और उनके बच्चों की जो बिना एजुकेशन का उन धुंध भरी जो है गलियों में, वो नैरो सेल्स में ही उनकी ज़िंदगी बीत जाती है, जो अपने बचपना का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं, जो एजुकेशन है वो ग्रहण नहीं ले पाते हैं। तो इनको दर्शाती हुई दो कहानियों को इसमें शामिल किया है। और भी हालांकि
अनीस जंग ने बहुत सारी कहानियों को इसमें ऐड किया है, ऐसे बच्चों की कहानियों को, लेकिन यहाँ पे दो स्टोरी को जो है प्रोमिनेंटली उठाया गया, एक तो मुकेश की कहानी को और दूसरा जो है साहिब की कहानी को। तो कह रहे हियर से एनालिसिस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशंस। और यहाँ पर वजह, यहाँ ग्रिंडिंग पॉवर्टी, उस पूरी तरह से एक्सट्रीम पॉवर्टी को, गरीब भयंकर भुखमरी को दर्शाती हुई और उस परंपरा पर प्रहार करती हुई उस यह जो कहानी है यानी विश्लेषण करती है, जो कि इन बच्चों को ऐसे एक्सप्लॉइटेशन वाली लाइफ, ऐसे शोषण वाली लाइफ जीने पर जो है मजबूर करती हैं। तो ये हमारी जो है एक तरह से इंट्रोडक्टरी पैरा रहा और उसके साथ साथ जो है राइटर का भी इंट्रोडक्शन रहा मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं और लेते हैं इस स्टोरीज की पहली लाइन को जाए। कह रहा है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो कह रहा है ना कि एक तरह से एक इसका लीडिंग यानी कि लाइन जो है मीन्स चूज किया है नरेटर ने। तो कह रहा है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि मैं कभी कभार एक रूपी भी जो है गार्बेज से यानी कि कूड़े में पा जाता हूँ। इसको छोड़ दीजिए, आगे इस कहा यह लाइन फिर से आएगी आपको पढ़ने को लेकर के कि व्हाई डू यू डू दिस। राइटर जो है आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। कह रहा है कि एक दिन साहेब से इनकाउंटर होता है, उसका इनकाउंटर का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, ठीक है। तो यानी कि एक दिन साहेब से, साहेब जो वह रिफ्यूजी चाइल्ड होता है जो बांग्लादेश से 1971 में जब पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान आज का जो आधुनिक बांग्लादेश है, जब इसका बंटवारा होता है तो वह जब वहाँ से बहुत सारे जो है बांग्लादेशी भाग करके इंडिया में जो है शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं। तो उन देश के विभिन्न भागों में जाकर के वो ना अपना एक रिफ्यूजीज के तौर पे जीवन यापन करना शुरू करते हैं। दिल्ली से निकट जो है शहादरा के पास, साहिबाबाद के पास एक इलाका है सीमापुरी, और वहाँ पर वह एकदम वेस्टलैंड था, पूरी तरह से बीहड़ इलाका था, खाली जगह था। वहाँ पर जाकर के मैक्सिमम लगभग 10,000 रिफ्यूजी जाकर के बस गए। और उन्हीं के बच्चे ये जो जिनकी कहानियाँ जो है अनीस जंग ने पिकअप की है, जिसको एक्सप्लेन करने जा रही है, उसको बता रही, उनमें से एक कैरेक्टर है जिसका नाम साहेब है और वही हमारी इस पहली कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। तो राइटर जो हमारी है अनीस जंग, अचानक से उसे एक दिन मिल जाती है। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage, कि मैं अचानक से हर सुबह जो साहेब आता था क्या करने के लिए, उस मेरे पड़ोस में जो कूड़े का ढेर था, उस कूड़े के ढेर से वह कूड़ा बीनने के लिए हर सुबह आया करता था। यानी वाई डू यू डू दिस, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने उससे पूछा, होम जो आई इनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ, ठीक है, मिलती थी, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, कहाँ पे, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, जो स्क्राउजिंग मतलब ढूंढने के लिए आता था, ठीक है, क्या करने के लिए, गोल्ड यानी सोना ढूंढने के लिए। तो कूड़े में कोई सोना थोड़े ढूंढ पाएगा। तो यहाँ पर बच्चे मेटाफर है और मेटाफर के तौर पे इसको गोल्ड को यूज किया है, यानी कि ऐसे कीमती वस्तुओं को जो है यूज कर रही है नैरेटर, जो उन बच्चों के लिए एक तरह से वो वही कूड़ा सोने से कम नहीं था, क्योंकि ये उनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था, ये जो ये कूड़ा इन द गार्बेज, और उसे गार्बेज से उठाती हैं। यानी कि वह जो साहेब से पूछती है कि तुम इसे क्यों करते हो, जो हर सुबह मेरे पड़ोस में जो कूड़े का ढेर होता है, उस कूड़े के ढेर में सोना बीनने के लिए यानी कीमती वस्तुओं की तलाश में वह वहाँ पर जो आता है। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। तो साहब के बारे में बताती है कि साहब बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था, और उसका घर सेट एमिडस्ट मतलब होता है के बीच में, उसका घर स्थित है, कहाँ सेट में स्थित है, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो कह रहा उसका घर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सटे जो मैदानी इलाके हैं उसमें स्थित है। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी।
और उसकी घर की जो स्मृति है ना, यादें हैं, उसकी दूर दूर तक की उसकी यादों में, उसके जहन में नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, कह रहा ना कि बहुत सारे से तूफान, ऐसी आंधियां आई दैट स्वेप्ट अवे, जो क्या कर गई, स्वेप्ट अवे मतलब बहा ले गई। ठीक है, क्या बहा ले गई, तो उसके घरों को, फील्ड्स को और खेतों को जो है, मीन्स घर को और खेतों में जो लगी फसलें थी उन सबको जो है, तो बहा ले जाने से मतलब ये है ऐसे बाढ़ और ऐसी जो है आंधी तूफान आए और उनके जो है मीन्स परिवार, पूरा जो घर था वो तबाह हो गया, गृहस्थी पूरी तरह से तबाह हो गई, जिसके वजह से विवश होकर के वो लोग बांग्लादेश छोड़ दिए और भारत में शरण लिए। हिज मदर टेल्स हिम, और यह बात उसको कैसे पता चला उस छोटे बच्चे को, तो यह बात हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। क्या कह रहा है कि दैट्स वाई, जिसके वजह से उन लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया और शहर में गोल्ड की तलाश में, सोने की तलाश में वो लोग आ गए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, वह जो है बड़बड़ाता है कि मुझे कुछ करना, मेरे पास कुछ करने के लिए और नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, एल्स मीन्स अन्य चीज़, कह रहा है कि मेरे पास करने के लिए कुछ अन्य नहीं है। ही मटर्स मतलब बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, लुकिंग अवे होता है मतलब किसी चीज़ को जो है तलाश करना, मतलब और इधर जो है देखते हुए कहता है मेरे पास कोई और काम है नहीं कि मैं और मतलब जो है कुछ करूं, इसलिए मैं ये कूड़ा बीनता हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली, तो मैंने उसे क्या कर दिया, ग्लीवली जो है मतलब चतुराई से कह दिया, अरे स्कूल जाते तुम। तो रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो तुरंत मैंने ये महसूस करते हुए कि मेरी जो सलाह है वह कितनी खोखली है उसके लिए, और हो भी क्यों नहीं, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन, जब बिल्ड मीन्स बनना होता है, जब कोई उसमें से एक बन जाएगा, आई विल गो, तो मैं वहाँ जाऊँगा। इस पे अनीस जंग पूछती है कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, नरेटर पूछते कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ विल यू कम, तो तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब मैं आधे मजाक के मूड में उससे पूछा कि अगर मैं शुरू करूँ तो तुम आओगे। यस ही सेज, उसने कहा हाँ, कहता है कि हाँ बिल्कुल। स्माइलिंग ब्रॉडली, क्या करके, खुल करके हंसते हुए, ब्रॉडली मतलब खुलकर, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, खुलकर मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ जरूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ ही दिन बीते थे ना, कि उसके कुछ ही दिन के अंदर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कि मैंने उसे देखा कि वो मेरे पास दौड़ते हुए आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, और मुझसे पूछा क्या आपका स्कूल शुरू तैयार हो गया है। तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। तो क्या मैंने उससे कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि एक स्कूल को बनने में लंबा समय लगता है, और आई से, और मैं ऐसा कहती हूँ, एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, और अपने आप पर जो शर्मिंदित होकर के अपने उस किए हुए वादे को लेकर के, कि मेरा जो वादा था ना, दैट वॉज नॉट मीन्ट, उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैंने तो उसे मजाक किया था। बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन जो वादा था मेरे जैसा, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, तो उसकी जो फीकी दुनिया थी ना, जब कलरलेस दुनिया थी, किसकी, उस बच्चे की, तो उसकी फीकी दुनिया में यह मेरे लिए, यह जो मेरा जो वादा था ना, वो उसको पूरी तरह से बांध देता है, उसको अंदर आशा जगा देता था। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, और महीनों जो हमारी परिचय हो गई एक दूसरे को जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसे उसका नाम पूछा। साहेब आलम, ही अनाउंसेज, उसने बताया जोर से कि मेरा नाम साहेब आलम है। और जानते ही इसका मतलब क्या होता है, ही डजेंट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता कि उसके नाम का मतलब क्या है, तो उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो ब्रह्मांड का मालिक जो है कूड़ा बीन रहा है, तो इतने इससे बड़ा जो है पैराडॉक्स क्या हो सकता है। ठीक उल्टी चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। तो कह रहा है ना कि इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर अपने नाम का मतलब उसे पता होता, तो इसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसके पास जो है काफ़ी
कठिन समय, मतलब ये उसके लिए इससे विश्वास करना काफ़ी कठिन था कि एक ब्रह्मांड, उसका नाम जो है ब्रह्मांड का मालिक है, साहेब आलम है, और वो कूड़ा बीन रहा है। तो अगर वो अपने नाम का अर्थ हो उसको पता होता तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और अपने नाम के अर्थ से पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और उन नंगे पैरों वाले बच्चों के ग्रुप में, समूह में, जो सुबह के समय पक्षियों के जैसे आते हैं, सुबह वाली पक्षियों के जैसे आते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, और महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उनमें से एक एक को पहचान लिया। वाई aren't यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उसमें से एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हो। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है ताक, तो कह रहा है कि मेरी माँ जो है ना मेरे चप्पल को ताक पे रख दी है और वहाँ से वो ऊपर, ब्रिंग देम डाउन, उसे नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, बड़ी आसानी से उसने आंसर दे दिया इसका जो है कि ये कारण है उसका। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर, दूसरा वहाँ खड़ा था उसके बगल में, कहा कि अगर, इवन इफ, यदि उसकी माँ ना ऊपर से उतार दे, सो सी डिड, अगर उतार भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये उन्हें क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा वो जो। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और यह आंसर किसने दिया, उस बच्चे ने दिया जो शूज पहना था, ठीक है, और वो शूज दोनों ही अलग अलग ब्रांड के थे, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, एक प्यूमा का था तो दूसरा एडिडास का था। वेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उस पर कमेंट किया, अरे तुम्हारा तो जूता जो ऐसे है यार, दोनों जब मैच ही नहीं कर रहा है, एक कंपनी दूसरी है, दूसरी कंपनी दूसरे वाली कंपनी दूसरी है, तो ही सफल्स हिज फीट, तो उसने अपना जो है फीट सफल कर लिया, आगे पीछे जैसे करने लगा, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी जब बोला नहीं। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और तीसरा वहाँ खड़ा होता है, वो कहता मैं जूते चाहता हूँ। तीसरे लड़के ने कहा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक जोड़ी जूते कभी नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और पूरे देश का दौरा करते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर जो है चल रहे हैं, यानी कि नंगे पैर चलते हुए बच्चों को मैंने देखा पूरे देश में, इन सिटीज और शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गाँव में, गांव की सड़कों पर। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन, यह जो है पैसे की कमी से नहीं बल्कि ये एक परंपरा था, क्या रहने का, स्टे बेयरफुट, यानी नंगे पैर रहने का। इज वन एक्सप्लेनेशन, और ये लेखिका नहीं कहती है कैसा है कि ये मतलब जब परंपरा है नंगे पैर रहने का, ये पैसे कमी नहीं है। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन एन परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यह बात जो है ना, मतलब गरीबी को छिपा करके, ये सबसे बड़ा कूटनीति होता है कि अपनी अनुसार किसी चीज़ की परिभाषाएं गढ़ देना। तो यहाँ पर जो क्या होता है, जब अनीश जंग ने पूछा लोगों से कि आप नंगे पैर क्यों हैं, तो लोगों ने कहा ऐसा नहीं कि मेरे पास जूते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास चप्पल नहीं है, बल्कि हम लोग का एक ट्रेडिशन है यार, परंपरा है, हम लोग नंगे पैर रहते हैं, नंगे पैर रहेंगे ना तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, इस तरह का लोग जो है ना अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो उस चीज़ को देख करके ना अनीश जंग कहती है कि आई वॉन्डर, मैं चिंतित हो जाती हूँ, सोचने लगती हूँ कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि यार यह तो जो है मात्र एक एक्सक्यूज़ है, एक जो है बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि यह जो गरीबी की जो घोर मतलब जो कंडीशन है, यानी घोर गरीबी का जो स्थिति है, इससे बच निकलने के लिए या उसको छिपाने के लिए एक तरह का ये जो गलत एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे कहती हैं अनीश जंग कि आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि मुझे जहाँ तक याद होता है, मीन्स एक कहानी याद होता है कि एक आदमी है जो उडुपी में, उडुपी एक प्लेस है केरल में,
ठीक है। तो कह रहा है कि ओडीपी से था, उसने मुझे बताया, एक बार मुझे बताया कि एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के तौर पे, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वह जो है एक स्कूल जाया करता था मंदिर से गुजरते हुए, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ पर ना उस मंदिर में उसके फादर जो है प्रिस्ट हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और उस टेम्पल के सामने जो है कुछ देर के लिए रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और उनसे जो है ना अ पेयर ऑफ शूज के लिए, यानी कि एक जोड़ी जूतों के लिए जो है वह प्रार्थना करता। 30 years later, और 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं यानी लेखिका वो खुद उस शहर को, उस कस्बे को जो है मैंने विजिट की, उस गई वहाँ, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में भी गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब पूरी तरह से अवशेष में बदल चुका था, यानी कि वह शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और उसके साथ साथ जो मंदिर वहाँ खड़ा था, वह मंदिर भी धीरे धीरे, मंदिर भी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसके अवशेष पड़े हुए थे। इसके आगे जो है देखते हैं बच्चे, जो ढहा हुआ मंदिर था, इन द बैकयार्ड, उस ढहे हुए मंदिर के पीछे, वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, वहाँ पर एक नए प्रिस्ट जो है रहते थे, उसके बैकयार्ड में, उसके आंगन में, पीछे वाली आंगन में एक नया पुजारी रहते थे। 30 वर्ष बाद की कहानी बताती हैं अनीस जंग यहाँ पे, कि देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, कि वहाँ पर जो लाल और सफ़ेद ऐसे प्लास्टिक कुर्सियाँ रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का वहाँ पर ग्रे यूनिफॉर्म में आया, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो जूते और जो है मोजे पहने हुए था, अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए, पैंटिंग मतलब हाँफते हुए, अराइव्ड मतलब पहुंचा, एंड थ्रीव हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने उस स्कूल बैग को उस फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है, लुकिंग एट द बॉय, और उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, तो मुझे उस दूसरे लड़के की याद आ जाती है जिसने उस देवी से प्रार्थना किया था, when he had finally got a pair of shoes, कि जब उसने अंततः उसे एक जोड़ी जूते मिल जाते हैं, तो उसने उस देवी से प्रार्थना किया कि लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन्हें कभी न खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ ओर शूज, और नौजवान लड़के, छोटे बच्चे, जैसे उस पुजारी के बेटे के जैसे अब वो बच्चे जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे रैग पिकर्स, उस कूड़े बिनने वाले बच्चों की बात है, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो अभी भी शूलेस हैं, वो अभी भी जो है जूते विहीन हैं, यानी कि उनके पास अभी भी जूते नहीं, वो अभी भी जूते नहीं पहनते हैं। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, फेमिलियरिटी, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो जो विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, जो नंगे पैरों वाले कूड़े बिनने वाले जो बच्चे थे, उनके साथ जो मेरा क्या था, इंट्रोडक्शन था, एक्वेंटेंस था, परिचय था, वह कहाँ ले गया, तो मेरे प्यारे बच्चों, लीड्स मी टू सीमापुरी, वह मुझे सीमापुरी ले गया। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, और सीमापुरी क्या है, वो एक ऐसा जगह है जो दिल्ली की आउटस्कर्ट्स में, यानी कि उसकी बाहरी इलाके में बसा है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और अभी भी क्या हुआ है, लाक्षणिक रूप से वह मीलों दूर है, कहाँ से, दिल्ली से। सीमापुरी आप जाएंगे तो सीमापुरी शाहदरा, साहिबाबाद और गाजियाबाद का जो बॉर्डर है ना, उस पर जो स्थित है सीमापुरी। तो दो जो लीव हेयर आर स्क्वेटर्स, और जो यहाँ पे इस सीमापुरी में रहते हैं ना, वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स कौन होते हैं, तो स्क्वेटर्स का मतलब होता है कि जो गैर कानूनी रूप में जो बसने वाले जो लोग होते हैं, उनको स्क्वेटर्स कहा जाता है, कि जो गवर्नमेंट ने उनको आदेश नहीं दिया रहने के लिए, उनको बसाया नहीं, तो ऐसे गैर कानूनी रूप में रह रहे जो रिफ्यूजीज थे, जो शरणार्थी थे, उन शरणार्थी जो है मतलब इन इलाकों में रहते थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में आए होते हैं। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का परिवार भी उनमें से एक होता है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, और सीमापुरी उस समय
एक विल्डरनेस हुआ करता था, यानी वेस्टलैंड हुआ करता था, बंजर बीहड़ का इलाका हुआ करता था। इट स्टिल इज, और यह अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह जगह खाली नहीं रह गया है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, और मिट्टी के दीवालों के साथ उसके छत के रूप में टीन और तिरपाल जो है ताना गया है। डिवाइड ऑफ मतलब होता है के बिना, ठीक है, विदाउट सीवेज, और जो बिना मल निकासी वाली जो नालियाँ होती हैं, और ड्रेनेज जो पानी की जल निकासी की जो नालियाँ होती हैं, इनके बिना, यानी नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे बजबजाती हुई जो नालियाँ हैं, और उनके मीन्स ऐसे मिट्टी के जो घर बने हैं, ऊपर से तिरपाल तना हुआ है या कटरैन डाल करके रह रहे हैं, और रनिंग वाटर लीव 10,000 रैग पिकर्स, या न तो वहाँ उन घरों से पानी निकलने का जगह है, न मल निकलने का यानी गंदे पानी निकलने का जगह है, और ना ही कहीं भी किसी तरह का जो सैनिटेशन की जाए मीन्स व्यवस्था है। लेकिन उन्हीं सब ऐसे गंदे माहौल में 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 ऐसे कूड़े बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वह यहाँ पे 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं बिना किसी पहचान का, बिना किसी आइडेंटिटी की। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, लेकिन बिना किसी परमिट का वो यहाँ रह रहे हैं। उनके पास राशन कार्ड है जिससे वो जो है उनका नाम जो वोटर लिस्ट में जुड़ गया है, और इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिसके वजह से वो अनाज खरीद सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, जो सर्वाइवल यानी कि जीविकोपार्जन की बात है जहाँ तक, उसमें फूड जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसकी तुलना में, आइडेंटिटी, परिचय की, पहचान की तुलना में। इफ़ एट द एंड, यहाँ क्वेश्चन उठाता है हर साल बच्चे कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, इलुसिडेट इट और इलाबोरेट इट or justify this statement. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching our stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them. तो यहाँ एक औरतों का समूह होता है, वहाँ पर जो है ना अनीस जंग उनसे पूछती है कि आप लोग अपने घरों को छोड़ करके यहाँ क्यों आके रहते हैं इन झुग्गी झोपड़ियों में जाए। तो उनमें से एक महिला कहती है कि दिन के अंत होने तक हम बिना भूखों पेट, मतलब हमें भूखों पेट जो है सोना नहीं पड़ता है, हम भर पेट भोजन करके सोते हैं। तो ये अच्छा, ये झुग्गी झोपड़ियाँ जो है ये अच्छा है उन हरे भरे खेतों से, नदियों से, जो हमें कोई अनाज नहीं देती है। तो ये एक्सप्लेनेशन था उस औरत का, जो उन औरतों से जब उसने कहा, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपना उस टेंट वहाँ गाड़ देते, दैट बिकेम ट्रांसिट होम, और ये उनका ट्रांसिट होम हो जाता, यानी कि उनका ये जो अस्थायी घर हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उन्हीं में जब बच्चे भी बड़े होते हैं, एंड बिकमिंग पार्टनर इन द सर्वाइवल, और उन्हीं झोपड़ियों में वो बच्चे बड़े भी हो रहे हैं और अपने माँ बाप के साथ उनके सर्वाइवल में, यानी उनके जीविकोपार्जन, उनके आजीविका वृत्त में उनके साथी भी, सहभागी भी बन रहे हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीविकोपार्जन करना, सर्वाइव करना का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, और बरसों तक, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, बरसों तक ऐसे करने के बाद ये जो कूड़ा बीनने का जो मतलब वो था, काम था, एक तरह से फाइन आर्ट, ललित कला का रूप ले लिया था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए जो कूड़ा था वह सोने के जैसे था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि यही कूड़ा उनका रोज की रोटी थी। और रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर छत था। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही उनका चूता हुआ छत ही, लीक करता हुआ छत ही क्यों ना हो, लेकिन यह कूड़ा ही उनका सब कुछ था। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए
बच्चों के लिए उनसे भी बढ़ कर के था। यानी कि बड़ों के लिए एक तरह से सर्वाइवल का सोर्स था, लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक तरह से कौतूहल का विषय था और कभी अंत न होने वाली ऐसी जॉय थी उनको बिना, क्योंकि उसमें कभी कभी उन बच्चों को जो है 1 रुपये मिल जाता और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट। साहेब यह बात कहता है। हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, वो ये कहता है कि जब आप इस गार्बेज, इस कूड़े के ढेर से जब आप कोई सिल्वर कॉइन, कोई चांदी का सिक्का पा सकते हैं, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप ढूंढना जो है नहीं रोक सकते हैं। फॉर देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि ना आपको एक आशा लग जाती है ज़्यादा से ज़्यादा पाने का। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा लगता है ना कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि बच्चों के लिए जो कूड़ा था, वो कूड़े का मतलब बच्चों के लिए अलग था, और गार्जियन यानी उनके पेरेंट्स का से जो है जो मतलब था कूड़े से, वह बिल्कुल अलग था। फॉर चिल्ड्रन इट वॉज रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए ना एक तरह से ये कौतूहल का विषय था, वह आश्चर्य में ढका हुआ वो चीज था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए एक तरह से सर्वाइवल का, जीविकोपार्जन का एक तरह से माध्यम था, और बच्चों के लिए यह कभी समाप्त न होने वाला ऐसा रहस्य, ऐसी जैसी सीक्रेसी थी। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक सुबह मैंने देखा साहेब को, कहाँ, उस स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, कि वह जो है मेरे पड़ोस का जो क्लब था, नेबरहुड क्लब था, उसकी जो चारदीवारी की जो गेट थी उसके सामने ये खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो मैंने दो लोगों को टेनिस खेलते हुए वह देख रहा था, और वाइट ड्रेस पहने हुए थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वह बड़बड़ाते हुए कहता है और इनऑडिबल साउंड में कहता है कि मैं भी इस गेम को पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो चार दीवारी के बाहर से ही उसे देख करके कंटेंट है, संतुष्ट होता है। आई गो, और कहता कि मैं जाता हूँ, कहाँ जा, इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, कहा कि जब कोई अंदर नहीं होता है ना तो मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है। ही एडमिट्स, वह ये बात कहता है कि द गेट कीपर लेट्स मी टू यूज द स्विंग, जो गेट कीपर वह मुझे झूले को यूज करने देता है। सब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब भी उस समय टेनिस शूज पहना हुआ है जो बिल्कुल विचित्र लग रहा है। उसके डिसकलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स में, जो उसने शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है जो बिल्कुल कलरलेस है, उसके ऊपर वो जो टेनिस शूज पहन रखा है वह बिल्कुल अलग दिख रहा है। समवन गेव देम टू मी, कहा कि किसी ने मुझे दिया है। ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और ऐसे बताते हुए, मैंने इस मैनर में, इस तरीके से बताया जैसे मानो कि वो एक्सप्लेन कर रहा हो कि कैसे ये उसको मिला। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, यह फैक्ट कि यह सारे जो डिस्कार्डेड शूज हैं, शायद यह जब किसी धनी लड़के ने क्या कर दिया, किसी धनी बच्चे ने या क्या कर दिया था, इस शूज को, इस जो जूते को जो है त्याग दिया था, छोड़ दिया था। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, शायद उस बच्चे ने इसलिए मना कर दिया पहनने से क्योंकि उनमें से एक में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन यह जो है लीकिंग वाला जो जूता था, होल वाला जूता था, उस साहेब को इससे कोई मतलब नहीं था। फॉर वन, क्योंकि वह ऐसा इंसान था, ऐसा लड़का था, हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे रहा है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, और प्रायः एक छेद वाला जूता ही पाना उसके लिए उसके सपने सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जहाँ तक बात उस गेम की थी, जिस गेम को जो इतनी मतलब इंटेंशनली देख रहा था, वह उसके पहुंच से बाहर थी, क्योंकि यह काफ़ी महंगी गेम थी। दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, अब बरसों बीत जाते हैं, फिर से एक दिन अनीस जंग जो है साहब से मिलती हैं, और वह उसे देखा कि वह एक मिल्क बूथ पे काम करता है, वह मिल्क बूथ पे जा रहा था, ऑन द वे था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर होता है।
आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। और कहती है कि मैं कहता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ इस सड़क से नीचे। ही सेज बताता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से ऐसे इशारा करके दिखाता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मैं 800 रुपये जब मुझे भुगतान किया जाता है महीने का। एंड ऑल माई मील्स, और उसके साथ साथ खाना भी खिलाया जाता है। डज ही लाइक द जॉब? आई एस, मैंने पूछा क्या तुम्हें अपना जॉब पसंद है? हिज फेस, तो उसका जो चेहरा था ना, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो जो उसका निसंकोच जो चेहरा था ना, उसकी जो है रौनक गायब हो चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज सोल्जर्स। और उसका जो स्टील कैनिस्टर, जो दूध लाने वाला जो कनस्तर था, जो स्टील कैनिस्टर था, वह उस प्लास्टिक बैग यानी कि उस प्लास्टिक के बोरे से भी ज़्यादा भारी लग रहा था, जिस प्लास्टिक को बोरे में वह घूम घूम करके कूड़ा बिना करता था अपने कंधे पे रख करके। द बैग वॉज हिज, और जो बोरी था जो प्लास्टिक का वो उसका था, लेकिन जब द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर था वह उस इंसान का था जो टी शॉप जो है चलाता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहब जो है ना अब अपना मालिक, अपने मन का मालिक नहीं रह गया था। तो कह रहा ना कि ये साहब की स्टोरी रही जो आपको अनीस जंग ने जो है डिपिक्ट किया। आगे जो स्टोरी हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मुकेश की, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर ये वीडियो लंबा हो रहा है तो चीज़ें मोनोटोनस होने लगती हैं, बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं, भले ही वह जो है उनका नुकसान हो जाए। क्योंकि कंटेंट इसलिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, 40 to 50% क्वेश्चंस आपकी इस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके MCQs बेस्ड आने हैं। और MCQs बेस्ड क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड जो चीज़ें क्लियर होंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं मुकेश की स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।